अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्लास 9 मैथ्स की ये न्यू बुक है, पंजाब बोर्ड की न्यू सिलेबस है ये। चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। रियल नंबर से हम स्टार्ट लेंगे और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम देखेंगे, जो कि डेफिनेशंस पेपर में भी शामिल की जा सकती हैं और वैसे भी कंसेप्ट वाइज भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं। कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो रियल नंबर्स का सेट कौन सा होता है? द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स का जो सेट है वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स के सेट का यूनियन होता है। अब यूनियन क्या होगा कि दैट मीन्स उसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है, और इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों आ जाएंगे। रियल नंबर्स जो है वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। और रियल नंबर्स वो तमाम नंबर्स हैं जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। सो रियल नंबर्स अब क्योंकि रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ डिफाइंड एज, जो रैशनल नंबर्स का सेट है उसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है? पी बाई क्यू की फॉर्म में हम इन नंबर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। जिन नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब कि इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उनको रैशनल नंबर्स कहा जाएगा। अब यहाँ पे पी और क्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पी और क्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटीजर्स को। यहाँ पे लिखा गया है कि पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जेड जो है वो इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटीजर्स में क्या आ जाता है? नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ज़ीरो भी उसमें शामिल होता है, ठीक है। तो वो तमाम नंबर्स, मतलब कि तमाम इंटीजर्स जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में जब आप उनको लिख सकते हैं तो उसको, उन नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहा जाता है। एंड इसका मतलब है एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये क्यू जो है ना, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो फिर ये हमारे पास डिवीजन पॉसिबल ही नहीं होगी, ठीक है। रैशनल नंबर्स आई होप कि आपको क्लियर हो चुके होंगे। ये वो तमाम नंबर्स हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और पी और क्यू जो है ये इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। तो अब रैशनल नंबर्स में देखा जाए तो देखें, 4 को भी आप लिख सकते हैं 4/1, ठीक है। 4 और 1 दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब इसमें -5 डिवाइडेड बाय 1, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। -5 डिवाइडेड बाय 1 आप लिख सकते हैं। दोनों जो इंटीजर्स हैं, -5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और इसको आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, तो ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर है। तो इसका क्या मतलब है कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ये भी सारे रियल नंबर्स हैं। होल नंबर मतलब कि 0 1 2 3 4 ये भी सारे रियल नंबर्स हैं, और इंटीजर्स भी रियल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। अब उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि रियल नंबर्स की जो कॉम्बिनेशन है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। अभी हम सिर्फ रैशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इरेशनल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स ये सारे तो रैशनल नंबर्स हैं। अब उसके अलावा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स ही कहलाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पहले कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बता दी गई है, अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट होते हैं, मतलब कि आप उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। अब इसके नाम से ही मालूम हो जाता है टर्मिनेट का क्या मतलब होता है, ख़त्म होना। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, उनको आप काउंट कर सकें, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो ख़त्म हो जाए, 4 हों, 10 हों, 12, लेकिन वो ख़त्म हों,
तो ऐसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहा जाता है और ये रैशनल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। यहाँ भी इसकी एग्जांपल दे दी गई है। अगर 1/4 है, ये किसकी इक्वल है 0.25 के। तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल डिजिट हैं, आप इनको जो है काउंट भी कर सकते हैं और ये ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स है, तो ये भी एक रैशनल नंबर की एग्जांपल है। 0.25 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है, और इसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये 1/4 p/q की ही फॉर्म है ना, और 0.25 1/4 की ही इक्वल है। मतलब कि आप 0.25 को 1/4 की फॉर्म में इसके बराबर भी लिख सकते हैं। किस तरह से कि अगर आप यहाँ से डेसिमल पॉइंट को ख़त्म कर दें तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100, ठीक है, और 25 डिवाइडेड बाई 100 क्या हो जाएगा 25 1 टाइम्स 25 एंड 25 4 टाइम्स 100, ठीक है। तो दैट मीन्स के 0.25 जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है उसको आपने p/q की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ लिखी हुई भी है कि ये 1/4 की इक्वल है। तो इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो हैं, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए इनको रैशनल नंबर्स कहा जाता है। यहाँ पे अब देखिए 8/25 है, ये भी p/q की फॉर्म में है। 8 और 25 दोनों इंटीजर्स हैं एंड दिस इज़ इक्वल टू 0.32, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के इक्वल है। इसी तरह से 0.375 है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और ये 3/8 के बराबर है, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की हैं और ये रैशनल नंबर्स ही कहलाते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। अब रैशनल नंबर्स में मज़ीद आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आपको समझ आ चुका होगा। टर्मिनेट का क्या मतलब है ख़त्म होना। तो नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स ख़त्म नहीं होंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है, वो ख़त्म नहीं होंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हुआ कि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स ख़त्म नहीं हो रहे, और रिकरिंग का क्या मतलब है कि डिजिट्स रिपीट होंगे, ठीक है। तो जब डेसिमल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग हो, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स ख़त्म भी ना हो और वो रिपीट भी हों, तो ऐसे नंबर्स को भी रैशनल नंबर्स कहा जाता है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, the decimal numbers with an infinitely repeating pattern of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal numbers। वही चीज़ जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कि 1/3 है। अब ये देखें, ये p/q की फॉर्म है। 1 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और इसको ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया है p/q की फॉर्म में। इसको डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। ये डिजिट्स ख़त्म नहीं होंगे पॉइंट के बाद, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये 3 रिपीट होता रहेगा, इसलिए जब ये डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसको आप 0.3 बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 3 डिजिट जो है ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को भी क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स ही कहेंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल है 1/6। इसको अगर आप डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.1666, ठीक है। तो अब ये 6 भी रिपीट हो रहा है, 1 एक ही दफ़ा है लेकिन 6 रिपीट हो रहा है, इसलिए 6 के ऊपर बार है, ठीक है। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है। उसके बाद ये एक एग्जांपल दी गई है 22/7 और दिस इज़ इक्वल टू 3.142857 142857, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 142857 ये सारे डिजिट्स बार बार रिपीट होंगे, ठीक है, 7 तक 142587 ये डिजिट्स जो हैं ये रिपीट होते रहेंगे। इसका एक पैटर्न बन रहा है, रेपिटेशन हो रही है। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है डेसिमल नंबर है कि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स भी ख़त्म नहीं हो रहे और रेपिटेशन भी है, तो इसलिए रिकरिंग डेसिमल नंबर है। 4/9 है, यहाँ पे भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो हैं ये भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स ख़त्म भी ना हो और रेपिटेशन भी हो, ठीक है, इनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इनको इस फॉर्म में, ठीक है, अगर 0.33 है तो इसको इस फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा 1/3 की फॉर्म में, ये आगे जो है एक्सरसाइज में आप ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है कि रैशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी आ जाते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी आ जाते हैं। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इर्रेशनल नंबर्स को। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, इसको Q' से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इट कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, मतलब कि इनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और इनमें कौन से नंबर्स शामिल हैं,
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, मतलब कि ऐसे डेसिमल नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स जब ख़त्म नहीं होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, लेकिन नॉन रिकरिंग भी होंगे, मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स कहा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इंडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग, कि एक तो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स ख़त्म भी नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है, और फिर डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे, नॉन रिकरिंग है। तो ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। सो यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स दे दी गई हैं। जिस तरह से पाई है तो ये कांस्टेंट है, इसकी यही फिक्स वैल्यू होती है। आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, पाई की यही वैल्यू होगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वहाँ पे कोई भी रेपिटेशन नहीं है, हर डिजिट दूसरे डिजिट से मुख्तलिफ है, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा। जिस तरह से यहाँ पे अगर देखें तो 1 4 2 8 5 7, उसके बाद यही अगेन नंबर्स हैं 1 4 2 8 5 7। ठीक है, तो एक पैटर्न बन रहा है, डिजिट्स जो है वो रिपीट होंगे। यहाँ पे कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, तो ये नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह से आयलर्स नंबर है, तो इसकी भी ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रहे, और उसके अलावा डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स ख़त्म भी नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर की एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू देखें तो ये भी आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स ख़त्म नहीं हो रहे, और दूसरी चीज़ ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी रेपिटेशन नहीं है, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अगर कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिस तरह 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10, ठीक है, ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही 2 भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे नंबर्स का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इर्रेशनल नंबर ही होगा। जिस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है कि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स ख़त्म भी नहीं हो रहे और रेपिटेशन भी नहीं है। ऐसे ही कोई भी अगर नंबर होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे, जिस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7। लेकिन कोई ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, जिस तरह 4 है तो ये 2 का स्क्वायर है, तो अगर इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2, और 2 को आप लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, इसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया है तो 2 और उसके बाद पॉइंट अगर लगाएं भी तो पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 0, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, जिस तरह 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, उनका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो रैशनल नंबर्स होंगे, और ऐसे नंबर्स जो कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे। तो ये नंबर्स की पहचान आपको होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप आसानी से रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। और इसके अलावा ये ऐसे नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो हैं इनको भी आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये आगे आप एक्सरसाइज में सीखेंगे, लेकिन इन नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। नंबर्स की टाइप्स हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। सो पार्ट नंबर 1 है 2.353535। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 353535, और जब डिजिट रिपीट हो रहा है दैट मीन्स वो कौन सा नंबर है, रिकरिंग डेसिमल है। ओके, सो अब ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल, या जब भी आपके पास डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कोई पैटर्न बन रहा है, तो उसको रैशनल नंबर कहा जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 0.6 बार। अब ये इसके ऊपर बार है, और बार का क्या मतलब है कि डिजिट रिपीट हो रहा है, अगेन रेपिटेशन है, दैट मीन्स के ये हमारे पास रैशनल नंबर है।
थर्ड पार्ट है 2.236067। अब इस पार्ट में आप देख सकते हैं कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ओके। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में अब ये हमारे पास रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। अब यहाँ पे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, हर डिजिट दूसरे डिजिट से मुख्तलिफ है। दैट मीन्स कि ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है, और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। दैट मीन्स कि जब डिजिट्स एक तो डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहे, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग है और हर डिजिट दूसरे डिजिट से मुख्तलिफ है, सो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा, ओके। और इसके बाद पार्ट नंबर 4 है स्क्वायर रूट ऑफ 7। सो जब भी आपके पास स्क्वायर रूट में कोई ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 7 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर रूट में है, सो ये आपके पास इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपके पास ई है, जो कि हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर पे ये जो ई है, ओके, सो आपने प्रेस करनी है अल्फ़ा की और उसके बाद ये प्रेस करना है। तो इक्वल प्रेस करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.71828828। तो ये आपके पास आप देख सकते हैं कि डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, नॉन रिकरिंग डेसिमल है, और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे पास इरेशनल होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है पाई, और पाई की वैल्यू भी आपके पास क्या होती है 3.14 समथिंग, और उसमें भी डिजिट्स रिपीट नहीं होते। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं, शिफ्ट और उसके बाद ये पाई का सिंबल है, इसको आपने प्रेस करके इक्वल साइन प्रेस करना है। सो इट्स 3.141592654। सो यहाँ पे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ 5 के साथ क्या ऐड हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 11, और 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। सो स्क्वायर रूट में जब भी कोई ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल नंबर होता है। अब 5 तो रैशनल नंबर है, लेकिन इसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 11 ऐड हो रहा है, सो ये आपके पास इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 13 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो ये आपके पास इरेशनल नंबर है। और नेक्स्ट पार्ट है 15/4। तो इसको आप सॉल्व करके देख लें कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिकरिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन रिकरिंग। सो इट्स 3.75। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 3.75। सो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं कि ये रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। आपने ये फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा होगा, a प्लस पी मल्टीप्लाई बाय a माइनस पी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स कि अब यहाँ पे देखें a और b ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे a और b सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। a प्लस पी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, सो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी क्या है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर भी आ जाएगा माइनस, दैट मीन्स कि a का स्क्वायर लिया है आपने, a की प्लेस पे 2 है, माइनस बी स्क्वायर, और b की प्लेस पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। सो इसका भी स्क्वायर लेंगे, नाउ 2 2 ज़ा 4 माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो 2 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और 2 आपके पास रैशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इन नंबर्स को नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन से आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे कि लाइन पे आपके पास मिड में 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो कि इन्फिनिटी तक जा रहे होते हैं, ओके। सो अब पार्ट नंबर 1 है स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और वो किस तरह से होगा। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है यूजिंग कैलकुलेटर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1.414, ओके। इससे आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि आपने इसको नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ओके। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1.414।
एक तो ये पॉजिटिव नंबर है, ओके, दैट मीन्स कि अब मिड में ज़ीरो है, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। दैट मीन्स कि इसको राइट साइड पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो 1.414 है, दैट मीन्स कि 1 तक तो हम जाएंगे, ओके, यहाँ पे 1 तक तो हम जाएंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, आपने डी लेना है, ठीक है, और बिल्कुल इस 1 के ऊपर आपने इस तरह से रखना है इसको, ठीक है, और 90 के पॉइंट पे आपने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देना है, ओके, इस तरह से, और फिर इसको यहाँ पे 1 से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे 0 से लेके 1 तक इसकी लेंथ जितना आपने कंपास को ओपन कर लेना है। और फिर यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है जो आपने 90 डिग्री पे मार्क की थी, यहाँ पे इसको इस तरह से कट कर लेना है, ओके। और जिस पॉइंट पे आपने इस लाइन को इस आर्क के ज़रिए कट किया है, इस पॉइंट को आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। अभी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है, ठीक है, जिसमें ये बेस है आपके पास, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। सो अब आपने हाइपोटेन्यूज की लेंथ जितना कंपास को ओपन करना है और फिर इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। ये जो पॉइंट होगा, ये ये पॉइंट जो इस नंबर लाइन को कट कर रहा है, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, दैट मीन्स 1.414। अब यहाँ पे देखें, ये तो 1 वैल्यू थी और हमने इतना ही कंपास जो है वो ओपन करके यहाँ पे आर्क लगाई थी, ये भी 1 होगा, ठीक है। और ये जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है, ये हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हम देखें, ये बेस 1 है, ठीक है, और परपेंडिकुलर भी 1 है। सो हाइपोटेन्यूज हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है, राइट। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और हाइपोटेन्यूज किसकी इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो इसलिए हमने हाइपोटेन्यूज की लेंथ जितना कंपास को ओपन करके आर्क ड्रॉ करनी है और ये पॉइंट हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द नंबर लाइन। सेकेंड पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 3, दैट मीन्स कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो उसके लिए सबसे पहले अगेन आपने स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है यूजिंग कैलकुलेटर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1.73205, सो 1.732, ओके। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले स्टेप तो वही होंगे जिस तरह से हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। दैट मीन्स कि अब देखिए 1.732 है, राइट, 1 तक तो हमने जाना ही है। सो 1 के ऊपर आपने क्या करना है, डी इस तरह से प्लेस करके, ठीक है, ये जो डी की ये लाइन है ना स्ट्रेट, ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आपने प्लेस करनी है, ओके। और ये जो 90 की लाइन है वो बिल्कुल 1 के ऊपर होनी चाहिए और यहाँ पे आपने एक पॉइंट मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे 0 और 1 का जो डिस्टेंस है, इतना ही आपने कंपास ओपन कर लेना है, ओके। यहाँ पे बिल्कुल इतना कंपास आपने ओपन करना है और यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने मार्क लगा लेना है और फिर इसको ज्वाइन कर लेना है आपने 0 से। यहाँ पे आपने इस पॉइंट को 0 से ज्वाइन कर लेना है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो ऑलमोस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2 की लेंथ है। ये जो लेंथ आ रही है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 की है और हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 था डिस्टेंस, यहाँ पे भी हमने इतना ही डिस्टेंस लिया है, सो ये 1 है और ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का है और हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करना है। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने डी को इस तरह से प्लेस करना है, ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये जो लाइन है और ये जो डी की लाइन है, ये बिल्कुल आपने इसके ऊपर प्लेस करनी है और ये जो इसका मिड पॉइंट है वो यहाँ पे आपने प्लेस करना है। सो उसके बाद आपने 90 के पॉइंट पे यहाँ पे एक मार्क लगा लेना है और इसको यहाँ पे आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इस तरह से ज्वाइन कर लेने के बाद आपने क्या करना है, अगेन आपने इतना ही कंपास ओपन करना है, ठीक है,
और इस पॉइंट पे रख के आपने इस लाइन को यहाँ पे एक आर्क के ज़रिए कट कर लेना है, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा जो इस लाइन को, ठीक है, कट कर रहा है इस आर्क के ज़रिए, इसको आपने ज़ीरो से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब ये जो लेंथ आ रही है ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 की लेंथ है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 की लेंथ है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने कंपस को इतना ही ओपन कर लेना है जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 की लेंथ है, ओके। और फिर आपने इसको यहाँ पे एक आर्क के ज़रिए नंबर लाइन से ज्वाइन कर लेना है। सो ये जो पॉइंट होगा हमारे पास, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन पे। नेक्स्ट पार्ट है 4 and 1/3। सो अब पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स कि ज़ीरो के राइट साइड पे इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। और 4 का क्या मतलब है कि 4 तक तो हमने जाना है कंप्लीट, ओके। 1/3 है। अब इसका क्या मतलब है कि 4 तक कंप्लीट जाने के बाद 1/3 है, सो 3 डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स कि 4 और 5 का जो डिस्टेंस है इस पोर्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ओके। डिनोमिनेटर में 3 है, सो 3 पोर्शंस में इसको डिवाइड करना है। अब न्यूमरेटर में 1 है, ओके। 1/3 है, दैट मीन्स कि एक हिस्सा हमने कंसीडर करना है। 4 कंप्लीट और 1/3 दैट मीन्स कि 3 पार्ट्स में से एक पार्ट हमने कंसीडर करना है। सो इस तरह से हम 4 and 1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है -2 and 1/7। अब नेगेटिव वैल्यू है, दैट मीन्स कि ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। -2 है, दैट मीन्स कि -2 तक तो हम जाएंगे। उसके बाद 2 और 3 के दरमियान जो पोर्शन है 1/7 है, 7 डिनोमिनेटर में है, सो इसको हम 7 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, ओके। 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेने के बाद 1/7 है, दैट मीन्स कि 7 में से एक हिस्सा हमने कंसीडर करना है, ओके। सो -2 एंड 1/7 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। ये अब एक पोर्शन है, सो यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है 5/8। सो अब यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसके साथ पहले कोई भी नंबर नहीं है। 5/8 है, दैट मीन्स 0 और 1 के दरमियान हम 8 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में 8 है। 8 पोर्शंस में डिवाइड कर लेने के बाद हम 5 हिस्से कंसीडर करेंगे, ओके। न्यूमरेटर में 5 है, सो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे ऑन द नंबर लाइन। अब नेक्स्ट पार्ट है 2 and 3/4। पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स कि ज़ीरो के राइट साइड पे इसको रिप्रेजेंट करना है। 2 कंप्लीट होगा, 2 तक हमने जाना है। और उसके बाद 3/4 का क्या मतलब है कि 4 में से थर्ड पार्ट, ठीक है, 4 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड करना है और फिर उसमें से 3 पार्ट्स, ओके। न्यूमरेटर में 3 है, सो 3 पार्ट्स हमने कंसीडर करने हैं, 1 2 and 3। सो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे 2 and 3/4। So question number 3 है, express the following as a rational number p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। That means कि इन questions को हमने rational number p by q की फॉर्म में लिखना है। p और q क्या है, हमारे पास integers हैं और q इक्वल नहीं है 0 के, क्योंकि ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। दैट मीन्स कि इन नंबर्स को हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो इस क्वेश्चन में ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है। 0.4 बार, बार का क्या मतलब है कि ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ओके। सो ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं, इनको रैशनल नंबर्स में हमने एक्सप्रेस करना है। सो पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है 0.4 बार, ओके। सो ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है। अब लेट्स से कि इसको हम इक्वल कर लेते हैं x के, ठीक है। इसको एक नाम दे देते हैं वेरिएबल का x, ओके। अब इस बार का क्या मतलब है कि ये रिकरिंग डेसिमल है, दैट मीन्स कि ये जो 4 डिजिट है ये रिपीट हो रहा है, ओके। सो x इज़ इक्वल टू 0.444 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, ओके। सो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। एक डिजिट क्योंकि रिपीट हो रहा है, सो हम इस इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 10। तो इक्वेशन के दोनों साइड्स को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 एंड सो ऑन, ठीक है। अब 10x को मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी 10x,
10 और 0.44 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 4.444 एंड सो ऑन। इसको नाम दें सेकेंड इक्वेशन का। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे, इसी तरह से राइट साइड, और यहाँ पे इस इक्वेशन की राइट साइड को हम माइनस कर लेंगे। सो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस होगी। ओके, सो 10x माइनस इसकी लेफ्ट साइड पे x है, सो माइनस x इज इक्वल टू 4.444 सो ऑन माइनस 0.444। ओके, इस तरह से आपने इसको माइनस करना है। अब 10x माइनस x हमारे पास इक्वल होगा 9x के, और इसको अगर माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, सो इसलिए मैंने डायरेक्टली की है। ओके, 4.444 माइनस 0.444। ओके, सो इट विल बी 4। क्योंकि ये हमारे पास कंटिन्यू है तो आगे डिजिट रिपीट हो रहा है और वो 4 ही है। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x की वैल्यू होगी 4 डिवाइडेड बाय 9। ओके, इस नंबर को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना था, p/q की फॉर्म में। सो ये अब हमारे पास, इसको हमने नाम दिया था x। ठीक है, x इक्वल था 0.4 बार के, और इसको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। सो दैट मीन्स कि 0.4 बार हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म है ये भी x के इक्वल है, यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू फाइंड की है। दैट मीन्स कि ये डेसिमल फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म में किसकी इक्वल है, 4/9 के। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करें, सो 4 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 0.444। दैट मीन्स के 4/9 ये वो फ्रैक्शनल फॉर्म है जिसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास ये डेसिमल फॉर्म में आंसर आ रहा है। सो हमने यही फ्रैक्शनल फॉर्म फाइंड आउट करनी थी कि वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनको डिवाइड करें तो ये आंसर हमारे पास आ जाए। दैट मीन्स कि इसको हमने सिर्फ फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना था, p/q की फॉर्म में लिखना था। सो ये हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है 0.37 बार। ओके, इसको भी हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स कि वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनको हम डिवाइड करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाए। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म कौन सी है इस नंबर की। तो पहले स्टेप पे हम इसको इक्वल कर लेते हैं एक वेरिएबल की। लेट्स से x इज इक्वल टू 0.37 बार। अब 37 बार है, ठीक है, तो बार का क्या मतलब है कि ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 37 37 37 एंड सो ऑन, एक पैटर्न बन रहा है। ओके, अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तीन डिजिट रिपीट होंगे तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100, तो दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से एंड सो ऑन। ओके, सो इट विल बिकम 100x is equal to 37.3737 and so on. Okay, so अब यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं सेकेंड इक्वेशन का, और सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लेंगे। दैट मीन्स 100x में से लेफ्ट साइड माइनस होगी x इज इक्वल टू 37.373737 एंड सो ऑन माइनस 0.3737 एंड सो ऑन। अब इसको माइनस करें तो वी विल गेट 99x, और इसको माइनस करें तो वी विल गेट 37। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 99। तो ये p/q फॉर्म है इस डेसिमल नंबर की। ओके, 0.37 बार की जो फ्रैक्शनल फॉर्म है वो क्या है, 37 डिवाइडेड बाय 99। सो आप देख सकते हैं अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन था 0.37 बार, वही नंबर हमें आंसर में मिल रहा है। सो ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है। पार्ट है 0.21 बार। सेम इसी तरह से होगा। पहले स्टेप पे हमने क्या करना है, लेट इट बी इक्वल टू x। ठीक है, सो 0.212121 बार है ना इसके ऊपर, दैट मीन्स कि ये डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, सो 100x इज इक्वल टू 100 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें
तो 0.2121 एंड सो ऑन, ओके। मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 21.212121 एंड सो ऑन। इसको नाम देंगे सेकेंड इक्वेशन का और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो 100x minus x is equal to 21.212121 and so on minus 0.212121 and so on। अब इसको माइनस करें तो 99, x is equal to 21, 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, सो x is equal to 21/99। ये हमारे पास इस नंबर की फ्रैक्शनल फॉर्म है, दैट मीन्स कि p/q की फॉर्म में हमारे पास क्या है 21 डिवाइडेड बाई 99। आप इसको डबल चेक भी कर सकते हैं 9। तो एज यू कैन सी हियर कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0.212121। दैट मीन्स कि इस नंबर को हम डिवाइड करें, ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। सो ये हमारे पास p/q की फॉर्म में होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। लेट्स से कि a b c कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। a b c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, a b c सिर्फ हमने उनको नाम दिया है, ठीक है। तो हम एडिटिव प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे और मल्टीप्लिकेटिव भी। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि पेज नंबर 7 पे गिवन है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इन्वर्स, ठीक है। ये एडिटिव भी हैं और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी हैं। सो दोनों हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी दो नंबर्स हैं a और b जो कि रियल नंबर्स के सेट में से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आप उनको ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर्स में से ही बिलोंग करेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल 2 और 3 दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है। 2 और 3 रियल नंबर्स हैं, अगर आप इनको ऐड करें आंसर आ जाएगा 5। तो ये भी रियल नंबर्स के सेट में से ही बिलोंग करता है। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अगर हम डिस्कस करें तो कोई भी दो नंबर्स हैं a और b जो कि रियल नंबर्स के सेट में से बिलोंग करते हैं। अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर्स के सेट में से ही बिलोंग करेगा। दूसरा अगर 3 और 2 या 3 और 4 कह लें, दो नंबर्स हैं, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा 12। तो 12 भी रियल नंबर्स के सेट में से ही बिलोंग करता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों पे होल्ड करती है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो नंबर्स हैं a और b तो चाहे आप a को b में ऐड करें, ठीक है, a पहले लिखें और b बाद में, या b पहले लिखें और a बाद में, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। जिस तरह 2 और 3 को ऐड कर लें या 3 और 2 को ऐड कर लें, आंसर बराबर ही होगा। तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है कि दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज कर दी है, a को पहले लिख लें या b को पहले लिख लें। ये अब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी ठीक है कि आप a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही होगा। तो इसको क्या कहा जाता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये सब्ट्रैक्शन के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। जैसे अगर 3 में से 2 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा? 1, लेकिन 2 में से 3 माइनस कर लें तो आंसर क्या आएगा? -1। तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन पे होल्ड नहीं करती, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं a, b और c, ठीक है, तो अगर आप इस तरह से एडिशन करते हैं कि लेफ्ट साइड पे क्या हो a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में है और राइट साइड पे a और b ब्रैकेट में है, तो इनका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। जिस तरह अगर हम इस तरह से नंबर्स को ऐड करते हैं 2 + 1 और +2, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 में 2 ऐड कर दें, क्या आंसर आ जाएगा? 5। यहाँ पे भी पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 में 2 ऐड कर लें 5। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है कि a मल्टीप्लाई बाय BC इज इक्वल टू AB और मल्टीप्लाई बाय C, कि चाहे पहले आप B और C इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, या चाहे पहले A और B को मल्टीप्लाई करें और फिर C से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही होगा। जिस तरह 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं
इस तरह से, और यहाँ पे पहले 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर लें और फिर 3 से, तो आंसर इनका सेम ही आएगा। 2 3 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12, ऐसे ही 2 2 टाइम्स 4 एंड 4 3 टाइम्स 12। तो इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए होल्ड करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। अब एडिशन के लिए मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है? आइडेंटिटी आपने इस तरह से माइंड में रखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड कर दें वही नंबर आ जाएगा। मतलब कि 5 में आप कौन सा नंबर ऐड करें कि 5 ही आ जाए, ये 7 में कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर 7 ही आए। तो अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाता है। जिस तरह ए में अगर आप 0 ऐड करें आंसर ए ही होगा। तो इस 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है, 5 में आप 0 ऐड करें 5 ही होगा। 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की भी एक आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है उसको। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपने किस तरह से माइंड में रखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वही नंबर वापस आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 7 आए, या 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 10 आए। तो 1 ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर वापस आ जाएगा। तो 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है इनवर्स। ठीक है, अब ये एडिटिव इनवर्स भी है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है। इनवर्स क्या होता है? किसी भी नंबर का ऑपोजिट कह लें, किसी भी नंबर का इनवर्स। जिस तरह से आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना होता है कि अगर लेट्स सपोज एक 5 नंबर है, ठीक है, तो 5 में क्या ऐड किया जाए कि आंसर ये एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाए। तो 5 में अगर आप -5 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। ऐसे ही -3 में क्या ऐड किया जाए कि आंसर 0 आ जाए। -3 में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो आंसर 0 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है? -5। मतलब कि अगर पॉजिटिव 5 है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? -5 एडिशन के लिहाज से। और अगर -3 है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? +3 एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? कोई भी नंबर का ऑपोजिट, ठीक है, साइन के लिहाज से। अगर +5 है तो उसका इन्वर्स होगा -5, -5 है तो उसका इन्वर्स होगा +5। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह से आपने फाइंड करना है? अगर 7 है, आपने इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए। तो 7 को अगर 1/7 से मल्टीप्लाई करें ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। अगर 1/5 है तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए? 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 है और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5 है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन सी हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी है फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये रियल नंबर्स की ही हम बात कर रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर है, लेट्स से ABC, जो कि रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। सो A मल्टीप्लाई बाय B प्लस C, ये किसके इक्वल होगा? A को पहले हम B से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस A को हम C से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over addition। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये देखें, ये एक ब्रैकेट है और इसके साथ ये ए नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ए अब लेफ्ट साइड पे है ना ब्रैकेट के, तो इसलिए ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूट होने का क्या मतलब है कि ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया है और सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, ए डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है दोनों के साथ। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि ए इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट में जो दो नंबर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं। सो इट्स लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो नंबर्स के हिसाब से भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से 2 3 + 5। तो अब देखें, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें प्लस 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें, तो अब लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम ही आएगा। पहले आप इनको ऐड करेंगे 8,
8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 16। यहाँ पे पहले आप इनको सॉल्व करेंगे 6 और इसे सॉल्व कर लें 10, तो 10 + 6 भी 16 के ही इक्वल होगा। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अब वो किस तरह से होगी? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मतलब कि एक नंबर लेफ्ट साइड पे है ब्रैकेट के और b माइनस सी। अब a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ और ब्रैकेट में ये दोनों नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो इट्स लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और ये किसकी इक्वल होगा? ए बी माइनस ए सी। ठीक है, इसी तरह से ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और ये भी। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? एडिशन की, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। उसमें क्या होगा कि a + b ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा और c इस ब्रैकेट के राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा? a c से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस b भी c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जो नंबर है ये इस ब्रैकेट के राइट साइड पे है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि c इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, c डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन की भी होगी कि a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब c इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, सी ए माइनस सी बी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। आई होप इट्स क्लियर। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आप इस तरह से माइंड में रख सकते हैं कि किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन, किसी चीज़ का अक्स, ठीक है। तो अगर कोई भी एक रियल नंबर है a, ठीक है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है कि a इक्वल होगा a के। हर नंबर अपने ही बराबर होता है, राइट। 2 इक्वल है 2 के, तो हर नंबर अपना ही अक्स है, ठीक है। इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर ऑल, ये सिंबल होता है फॉर ऑल का, कि मतलब कि फॉर ऑल ए बी सी कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं, ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर्स, कि ये तमाम रियल नंबर्स के लिए ये जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड करती है। इसी तरह से ये भी, ठीक है। सो कोई भी रियल नंबर्स है, यहाँ पे 2 नंबर्स की बात होगी a और b की, ठीक है। तो अगर a इक्वल है b के, सो इट इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है? इट इम्प्लाइज कि b इक्वल है a के। अगर एक नंबर दूसरे नंबर की इक्वल है तो ऑब्वियसली दूसरा नंबर भी पहले नंबर की इक्वल है, इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर कोई भी 3 रियल नंबर्स हम कंसीडर करते हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ये तमाम रियल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि अगर a इक्वल है b के एंड, इसका मतलब है एंड b इक्वल है c के, तो इसका क्या मतलब होगा? इट इम्प्लाइज कि a इक्वल है c के, ठीक है। अगर एक नंबर दूसरे नंबर की इक्वल है और दूसरा नंबर तीसरे नंबर की इक्वल है, तो इसका क्या मतलब होगा कि पहला और तीसरा नंबर भी बराबर है, तो इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल a b c, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a इक्वल है b के, सो इट इम्प्लाइज कि अगर आप a और b दोनों में एक सेम नंबर ऐड करते हैं c, तो ये भी बराबर ही होगा। लेट्स सपोज एक नंबर है 2 और b है आपके पास, वो भी दोनों बराबर हैं, 2 ही होगा, लेकिन 2 को चले हम लिख लेते हैं 1 + 1, ठीक है। ये b है और ये 2a है। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी एक तीसरा नंबर ऐड करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 2 और राइट साइड पे भी हम 2 ही ऐड करते हैं, तो क्या होगा? दोनों साइड का आंसर 4 ही होगा। तो मतलब कि अगर 2 बराबर नंबर्स हैं और दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे आप एक सेम नंबर ऐड करते हैं, तो वो ऐड करेंगे तो भी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर ही होगी। इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है। अब ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, दरम्यान में इक्वालिटी का साइन है इन प्रॉपर्टीज़ में। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी है कि फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और अगर 2 नंबर्स बराबर हैं, इन दोनों नंबर्स के साथ आप एक तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं c को, a को भी c से मल्टीप्लाई करते हैं, b को भी c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों बराबर ही होंगे। इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि अगर कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स,
और a प्लस बी इक्वल है, या a प्लस सी कह लें, ठीक है, जिस तरह आपके पास बुक में लिखा हुआ है, और इक्वल है b प्लस सी के, ठीक है, a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी के, ये एक्चुअल में इसका ऑपोजिट है। अब इसमें क्या होगा, c दोनों साइड पे ऐड हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, तो इट इम्प्लाइज कि a इक्वल है b के। मतलब कि अगर 2 + 3 है और ये इक्वल है 2 + 3 के, तो ये जो कॉमन नंबर है 3, इसको अगर आप कैंसिल कर दें तो 2 2 के ही इक्वल होगा, क्योंकि 3 साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है कि अगर ए सी इक्वल है बी सी के, ठीक है, तो सी और सी ये दोनों नंबर्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो इट इम्प्लाइज कि ए इक्वल है बी के। आई होप इट्स क्लियर। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इस तरह से भी यूज़ की जाती हैं, जिस तरह अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, लेट्स सपोज कि x + 2 इज़ इक्वल टू 3 + 2, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये सी जो है अब ये कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस तरह से जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी देखा जाए, तो अगर हमारे पास एग्जांपल दें कि 3x इज़ इक्वल टू 3 × 3, तो इस केस में क्या होगा, ये 3 एक कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये कैंसिलेशन की जो प्रॉपर्टी है एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की, इस तरह से किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। अभी हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, अब जो हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे उसमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज़ होगा, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो दोनों नंबर्स बराबर होंगे, या फिर एक नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर होगा, या फिर एक नंबर दूसरे नंबर से स्मॉलर होगा। तो इसे ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहते हैं कि कोई भी दो नंबर्स हैं, 3 कंडीशन ही हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी सी अगर कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं, और इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर ए ग्रेटर है बी से एंड बी ग्रेटर है सी से, ठीक है, ए अगर बी से ग्रेटर है और बी सी से भी ग्रेटर है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ए सी से ग्रेटर हो जाएगा। जिस तरह अगर 2 ग्रेटर है 1 से एंड बी 1 था, ठीक है, 1 ग्रेटर है 0 से, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 2 0 से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से अगर a लेस है b से एंड b लेस है c से, तो अब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, a c से स्मॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट एडिटिव प्रॉपर्टी है कि फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर a ग्रेटर है b से, ठीक है, तो इट इम्प्लाइज कि अगर आप a और b दोनों में एक कॉमन नंबर ऐड करते हैं, ठीक है, a में भी आपने c ऐड कर दिया, b में भी आपने c ऐड कर दिया, तो ये लेफ्ट साइड फिर भी ग्रेटर ही रहेगी राइट साइड से। लेट्स सपोज 2 ग्रेटर है 1 से, ठीक है, अब a 2 है और b की वैल्यू है 1, तो अगर आप दोनों साइड पे एक कॉमन नंबर ऐड करते हैं c, ठीक है, दोनों साइड पे सेम नंबर आप ऐड करते हैं, तो लेट्स सपोज यहाँ पे भी हमने 2 ऐड किया और यहाँ पे भी हमने 2 ऐड किया, तो अब देखें 2 + 2 4 और 1 + 2 3, तो 4 ग्रेटर ही होगा 3 से, इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसी तरह से अगर a लेस है b से, तो अगर आप a में भी c ऐड करते हैं और b में भी c ऐड करते हैं, तो क्या होगा, a + c फिर भी लेस होगा b + c से। अब इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे भी हमने जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ है ना वो डिस्कस कर रहे हैं। लेस देन और इक्वल का साइन ही होगा इनमें भी, कि अगर a b c 3 रियल नंबर्स हैं, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a ग्रेटर है b से, तो आप a को भी c से मल्टीप्लाई करें, b को भी c से मल्टीप्लाई करें, तो a c ग्रेटर ही होगा b c से। a है अगर 2, b है 1, ठीक है, तो अगर आप 2 को भी 3 से भी मल्टीप्लाई करें और 1 को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 और 1 दोनों को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6, इसका आंसर आ जाएगा 3, तो ये ग्रेटर ही होगा
लेफ्ट साइड ग्रेटर ही होगी राइट साइड से, ठीक है। तो अगर ए ग्रेटर है बी से, एक नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है और उन दोनों नंबर्स को आप किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो पहले ग्रेटर साइड थी वही अब भी ग्रेटर होगी, ठीक है। तो अब ये लेस देन के लिए भी है कि अगर ए लेस है बी से और आप ए को भी सी से मल्टीप्लाई करते हैं, बी को भी सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ए सी लेस ही होगा बी सी से। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है इन दोनों केसेस में कि सी ग्रेटर होना चाहिए ज़ीरो से, मतलब कि जिस सेम नंबर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो से कम होगा तो फिर कंडीशन चेंज हो, सिचुएशन जो है ना वो चेंज हो जाएगी, जिस तरह से यहाँ पे होगा। अब इन केसेस में सी अगर लेस है ज़ीरो से, अब अगर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ए ग्रेटर है बी से, ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, ए और बी दोनों को एक सी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सी क्या है अब लेस है ज़ीरो से, तो अब यहाँ पे जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा। ए सी अब लेस होगा बी सी से, ठीक है। लेट्स सपोज 3 ग्रेटर है 2 से, ठीक है। तो 3 और 2 दोनों को एक नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं जो कि ज़ीरो से कम है। लेट्स सपोज 3 को भी हमने मल्टीप्लाई किया -2 से और 2 को भी मल्टीप्लाई कर लिया -2 से। तो 3 और -2 को मल्टीप्लाई करें -6, 2 और -2 को मल्टीप्लाई करें -4। तो अब ये जो -4 है ये -6 से बड़ा नंबर है, तो इस तरह से साइन यूज़ होगा। तो ये चीज़ है कि अगर ए ग्रेटर है बी से और अगर आप उसको सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो सी नंबर ज़ीरो से कम है, वो नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे ये जो साइन है ना फिर ये चेंज हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर था तो यहाँ पे लेस का साइन यूज़ होगा। इसी तरह से अगर ए लेस है बी से और आप इन दोनों नंबर्स को सी से मल्टीप्लाई करते हैं और सी अब भी ज़ीरो से कम है, तो अब यहाँ पे अगर ए लेस था बी से तो ए सी ग्रेटर हो जाएगा बी सी से, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर कि अगर आपके पास एक नंबर ए है जो कि बी से ग्रेटर है या ए लेस है बी से और आप उसको सी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि पॉजिटिव है, तो ये साइड ग्रेटर ही रहेगी और ये साइड लेस ही रहेगी। लेकिन अगर ए ग्रेटर है बी से या ए लेस है बी से और आप उसको सी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि ज़ीरो से कम है, तो फिर ये जो साइन है ना इन दोनों में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्रेटर था तो यहाँ पे लेस हो जाएगा, लेस था तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। अब इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ए ग्रेटर है बी से एंड सी ग्रेटर है डी से, ठीक है। अगर ए ग्रेटर है बी से एंड सी ग्रेटर है डी से, तो इट इम्प्लाइज कि अगर आप ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी ग्रेटर देन बी डी। लेट्स सपोज 3 ग्रेटर है 2 से एंड सी हम कह लेते हैं 4, ये ग्रेटर है 5 से, ठीक है। तो अब ए सी मतलब कि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें 12, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें 10, तो ए सी ग्रेटर है बी डी से। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ए लेस है बी से एंड सी लेस है डी से, तो अब क्या होगा, इट इम्प्लाइज कि ए सी इज लेस देन बी डी। आई होप कि ये प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी है आपको। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिवीजन प्रॉपर्टीज़। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास रियल नंबर्स हैं ए बी सी, और सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि अगर ए लेस है बी से और इसको आप ए और बी दोनों नंबर्स को आप एक सी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ए को भी सी से डिवाइड किया और सी बी को भी सी से डिवाइड किया और सी जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर है, मतलब कि पॉजिटिव नंबर है, तो ए बाई सी जो है ये लेस ही होगा बी बाई सी से। लेट्स सपोज ए नंबर है 2 और बी नंबर है 3, तो अगर आप 2 को और 3 को दोनों नंबर्स को सी से डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज 2 से ही हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सो 2 बाई 2 क्या हो जाएगा 1, और 3 बाई 2 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5। तो अब 1 लेस है 1.5 से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर से स्मॉलर है और इन दोनों नंबर्स को हम किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ये जो साइड लेस थी यही साइड लेस रहेगी इस साइड से, ठीक है, अगर सी ज़ीरो से ग्रेटर है। लेकिन यही अगर ए लेस है बी से, ठीक है, और इसको हम किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो कि ज़ीरो से छोटा नंबर है। ए को भी हमने डिवाइड किया सी से
और b को भी डिवाइड किया c से, तो फिर ये साइन जो है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर 5 लेस है 6 से, 5 को भी हम डिवाइड करते हैं -2 से और 6 को भी हम डिवाइड करते हैं -2 से। अब c क्या है, लेस है 0 से। इनको डिवाइड करें, क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -2.5 और इसका आंसर आ जाएगा -3। तो अब इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये नंबर, ठीक है। तो जब एक नंबर छोटा है किसी नंबर से और इन दोनों नंबर्स को हम किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जो कि c नंबर है, जो कि 0 से लेस है, नेगेटिव नंबर है, तो फिर साइन जो है ना वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे लेस था तो यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा। इसी तरह से अगर a हमारे पास ग्रेटर है b से, अब अगर a ग्रेटर है b से और इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं c से और c क्या है, 0 से ग्रेटर है, तो ये साइन सेम ही रहेगा। लेकिन अगर a लेस है b से, ठीक है, या कह लें कि इस तरह से लिख लें, ये प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, अगर a ग्रेटर है b से, ठीक है, और इसको हम किसी c नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और c जो है वो 0 से छोटा नंबर है, तो अब अगेन यहाँ पे क्या होगा, ये साइन जो है ना ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अगर यहाँ पे c ग्रेटर है 0 से तो इन दोनों के दरम्यान में साइन सेम रहेगा, लेकिन अगर c लेस हो जाता है 0 से तो फिर ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो लेफ्ट और राइट साइड में आपके पास चेंज आएगा, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कौन सी है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है किसी चीज़ का ऑपोजिट, ठीक है, किसी चीज़ का इस तरह से कि अगर 2 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2, ठीक है, अगर 1/3 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3, ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कहा जाता है। सो अगर आपके पास a लेस है b से तो क्या होगा, इट इम्प्लाइज कि 1/a जो है ये ग्रेटर है 1/b से। अगर 3 लेस है 4 से तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, 4 का रेसिप्रोकल होगा 1/4। अगर 3 लेस द 4 से तो 1/3 ग्रेटर हो जाएगा 1/4 से। इसको आप डिवाइड करें तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। 1/3 क्या आ जाएगा, 0.3333 और 1/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2 समथिंग, राइट। तो अब देखिए 0.3 ग्रेटर है 0.2 से, हालांकि यहाँ पे 3 लेस था 4 से, जब आपने इसका रेसिप्रोकल लिया है तो यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल आ जाएगा। इसी तरह से अगर a ग्रेटर है b से तो 1/a जो है वो लेस हो जाएगा 1/b से। तो आई होप कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ अब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स की। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ हमने प्रॉपर्टीज़ का नाम बताना है, ओके। सो पार्ट नंबर 1 है a+4 + b = a+4 + b। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में है, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ ब्रैकेट में है, 3 वैल्यूज़ हैं टोटल। सो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, √2 + √3 और यहाँ पे √3 + √2। जस्ट 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, जस्ट इन दोनों की प्लेस एक्सचेंज कर दी गई है, पोजीशन चेंज कर दी गई है। सो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास x - x = 0। अब देखें x है और उसका इन्वर्स क्या है, -x। x और उसका ऑपोजिट जो उसका इन्वर्स है वो -x है। सो इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास 0 आ रहा है। सो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स। यहाँ पे हमारे पास a × b + c है = ab + ac। सो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है 16 + 0 = 16। अब यहाँ पे 16 में हम 0 ऐड कर रहे हैं और 0 ऐड करने पे हमें वही नंबर वापस मिल जाता है। जैसे 16 में अगर 0 ऐड करें तो इट्स इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है कि 0 में कोई भी नंबर ऐड कर लें आंसर में वही नंबर मिलेगा। इसी तरह से 100 × 1 = 100। अब 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वही नंबर हमें वापस मिलता है। सो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट है हमारे पास 4 × 5 × 8 = अगेन जस्ट यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो ब्रैकेट की पोजीशन चेंज है, ओके। सो 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं।
नेक्स्ट है ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब ए और बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे बी और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम चीज़ है। तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी हमने प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं। फर्स्ट पार्ट है -3 इज़ लेस दैन -1 विच इम्प्लाइज दैट 0 इज़ लेस दैन 2। अब देखिए -3 इज़ लेस दैन -1, तो फिर हमें क्या आंसर में मिल रहा है, 0 इज़ लेस दैन 2। -3 में अगर हम 3 ऐड करें तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। और इसी तरह से अगर 3 इस साइड पे ऐड कर रहे हैं तो इस साइड पे भी हम 3 ही ऐड करेंगे, तो -1 + 3 विल बी 2। सो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे एक नंबर ऐड कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। सो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पार्ट है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन, अगर हम इनका रेसिप्रोकल लें 1/a और 1/b, तो अगर a इज़ लेस देन b है सो 1/a विल बी ग्रेटर देन 1/b। तो ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। थर्ड पार्ट है, इफ़ a इज़ लेस देन b देन a + c इज़ लेस देन b + c। अब अगर a लेस है b से और a में और b में दोनों में हम सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, लेट्स से c, ठीक है। ये ऑलरेडी डिटेल में मैं आपको समझा चुकी हूँ विद एग्जांपल्स प्रॉपर्टीज़ में, सो उनको आप अच्छे से समझ लें। सेम नंबर ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली ये नंबर फिर भी स्मॉल ही रहेगा इस नंबर से, तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी, अगर ए सी स्मॉलर है बी सी से एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0, ओके, देन ए इज़ लेस देन बी। तो अब यहाँ पे सी और सी आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। सो ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ए सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह से बी सी भी। नेक्स्ट है, इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ लेस देन 0 देन ए इज़ ग्रेटर देन बी। सो यहाँ पे भी हमारे पास सी और सी कैंसिल हो रहा है, सो ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट पार्ट है, आइदर ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी। अब दो नंबर्स हैं तो या तो वो एक नंबर ग्रेटर होगा या दूसरा नंबर बी ग्रेटर होगा या दोनों नंबर्स इक्वल होंगे। सो ये हमारे पास ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं और इनके दरमियान में हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ओके। अब इसको 2-3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। 2-3 मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, कि आप रैशनल नंबर्स, दो नंबर्स हों अगर, तो उनके दरमियान अगर रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैं आपको दोनों मेथड से करवा दूंगी, एक क्वेश्चन दो मेथड से करवा दूंगी, लेकिन जो मैं अभी ये पहले पार्ट में मैं आपको मेथड करवा रही हूँ, ये ऐसा मेथड है जो आप अभी अगर हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ये आप तब भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने 4 रैशनल नंबर्स, 10 रैशनल नंबर्स, जितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे, आप ये मेथड बहुत ईजीली यूज़ कर सकते हैं, ये सेम मेथड, ओके। सो फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, अब पहला पार्ट है 1/3 एंड 1/4, ओके। सो पहले स्टेप पे हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 पे हमने ये देखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड बी सेम, ठीक है। ये स्टेप सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप स्टेप मेंशन ना भी करें तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम यहाँ पे किस तरह से डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। सो 3 और 4 को हम 12 में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 और 4 12 के फैक्टर्स हैं, राइट। अगर 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या आंसर में मिलेगा, 12। इसी तरह से 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट 12, ओके। तो पहले स्टेप पे हमने डिनोमिनेटर सेम कर लेना है। तो 1/3 को हमने, अब यहाँ पे 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, ठीक है। 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें आंसर में 12 मिल जाए। तो अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। एंड इसी तरह से यहाँ पे 1/4 है तो 4 को हमने 12 में कन्वर्ट करना है। सो 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 12। तो अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 4/12 एंड 3/12, ओके। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3/12 है, यहाँ पे 4/12 है। 3 और 4 डिनोमिनेटर तो सेम है, ओके। अब न्यूमरेटर को हमने देखना है कि 3 और 4 के दरमियान कोई नंबर्स हैं, लाइक होल नंबर्स, ठीक है, तो वो हमारे पास नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप पे, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, हमने कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो n क्या है हमारे पास, 2। अब हम क्या करेंगे, n+1 देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, n क्या है, 2। सो 2 में क्या ऐड कर देना है, 1।
दैट विल बी इक्वल टू 3। सो 3 को अब हमने न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से भी, दोनों वैल्यूज़। ओके, अगर हमने 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे तो 3 + 1 यानी 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अगर हमने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है 3 से। ओके, सो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करने के बाद 3 × 3 and 12 × 3। So 4 3 times 12 and 12 3 times 36 and 3 3 times 9 and 12 3 times 36। अब 9 और 12 के दरमियान डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर की बात हो रही है। ओके, 9 और 12 के दरमियान कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं? 10 और 11। सो 10/36 और 11/36 ये दो रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, जो कि 1/3 और 1/4 के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। अब ये मेथड आप जितने रैशनल नंबर्स भी आपने फाइंड आउट करने होंगे आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया पहले स्टेप पे डिनोमिनेटर सेम करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है ऑलरेडी तो डायरेक्ट हमने इस स्टेप पे आ जाना है। ओके, अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं आपको दोनों मेथड से, एक दूसरे मेथड से भी समझा देती हूँ ताकि आपको जो मेथड इजी लगता है आप उसको यूज़ कर लें। अब सेकंड पार्ट है 3 और 4। ओके, सो इसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला मेथड ये अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है इसी से हम इसको सॉल्व करते हैं, मेथड नंबर 1। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 3 और 4 है। ठीक है, सो 3 के डिनोमिनेटर में भी दैट मीन्स 1 है और 4 के डिनोमिनेटर में भी 1 है। ओके, दैट मीन्स कि पहला स्टेप क्या था, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। पहला स्टेप हमारे पास ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, सो उस स्टेप को स्किप कर देना है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि हमने कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? 2। सो n की वैल्यू क्या है? 2। अब हमारे पास n+1 से हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। दैट मीन्स के 2 + 1 = 3। 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, दैट मीन्स कि डायरेक्टली आपने 3 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी करना है। सो 3 × 3 डिवाइडेड बाय 1 × 3 एंड 4 multiplied by 3 divided by 1 multiplied by 3. 3 3 times 9 over 3 and 12 over 3। सो अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर है 9 and 12। तो इनके दरमियान हमारे पास कौन से नंबर्स आ रहे हैं? 10/3 and 11/3। ये दो रैशनल नंबर्स हैं जो हमारे पास इन दो नंबर्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रहे हैं, आर द 2 रैशनल नंबर्स। ओके, अब सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हों, ठीक है ना, तो उनके दरमियान मल्टीपल रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सो सेकंड मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सेकंड मेथड क्या है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं 3 और 4। तो ये हम एवरेज मेथड, मीन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। इस मेथड को मीन मेथड कहा जाता है। दैट मीन्स कि दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है? ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। ओके, सो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 7/2। दैट मीन्स कि 3 और 4 के दरमियान ये एक नंबर है 7/2। ओके, अगर हमारे पास रियल नंबर लाइन पे हम देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4। ओके, और 7/2 यहाँ पे इसके मिड में लाई कर रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे हमने 3 और 4 के दरमियान ही एक दूसरा रैशनल नंबर भी फाइंड करना है। तो अब देखिए, अगर हम 7/2 और 4 इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें तो जो नंबर हमें आंसर में मिलेगा वो इन दोनों के दरमियान में लाई करेगा। राइट, मीन मेथड है ना, दैट मीन्स कि इन दोनों के मिड में लाई करेगा। तो अब हमने क्या करना है? 4 और 7/2 की एवरेज ले लेनी है। 4 + 7/2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा 2 4 times 8 + 7 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर सॉल्व करें डिवाइडेड बाय 2 तो 8 + 7 क्या हो जाएगा हमारे पास? 15/2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी डिनोमिनेटर में 1 है, कोई भी नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है। डिवाइड हो रहे हैं दोनों फ्रैक्शंस। अगर इसको सॉल्व करें तो 15/2, इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे और इनकी पोजीशंस चेंज हो जाएंगी 1/2। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 1 times 15 and 2 times 4। दैट मीन्स कि 15/4 जो है वो इन दो नंबर्स के दरमियान में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब
लाई तो वो 3 और 4 के दरमियान ही कर रहा है, राइट। तो 7/2 और 15/4 ये वो दो नंबर्स हैं जो 3 और 4 के दरमियान लाई कर रहे हैं। दीज आर द टू रैशनल नंबर्स, ओके। तो अब आपको जो मेथड भी इजी लगता है आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 3 है 3/5 एंड 4/5। अब इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड्स मैंने आपको समझा दिए हैं। आई प्रेफर द फर्स्ट मेथड, क्योंकि अगर आपने लाइक 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 10 करने हैं, 20 करने हैं, आप बहुत ईजिली एक ही स्टेप पे डिनोमिनेटर सेम करें और फिर जितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उससे एक बड़ा नंबर, लाइक अगर 4 करने हैं तो 5 से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो आप बहुत ईजिली रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड से अगर देखा जाए तो अगर ज़्यादा रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे तो आपको ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। एक दफ़ा एवरेज ली, फिर दूसरी दफ़ा, अब जैसे इन दोनों का हमने एवरेज लिया था तो 7/2, फिर इन दोनों का एवरेज लिया तो नेक्स्ट जो है रैशनल नंबर हमें मिला। अब अगर तीसरा रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें फिर से यही मेथड यूज़ करना होगा एंड अगेन, ठीक है, जितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे। सो इस मेथड से, जो फर्स्ट मेथड है, उससे आप बहुत ईजिली डायरेक्टली रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे पहले स्टेप पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को सेम करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो n क्या है, 2। दैट मीन्स कि हम इसको 3 से n+1, ठीक है, 2 + 1 = 3, 3 से हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे दोनों नंबर्स को, ओके। सो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/3, सो 3 times 9/15 एंड 12/15। तो अब 9 और 12 के दरमियान कौन सी, डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, न्यूमरेटर को हमने देखना है। 9 और 12 के दरमियान जो नंबर्स आ रहे हैं 10/15 एंड 11/15, ये वो दो नंबर्स हैं जो हमारे पास 3/5 एंड 4/5 के दरमियान में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास इन न्यूमरेटर में जो भी नंबर होगा उनके दरमियान में इतना गैप हो जाएगा कि आप इजीली नंबर्स को पिक कर सकते हैं, ओके। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। So subscribe this channel to stay